हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द ग्रेट शो। आज हम बात करने वाले हैं MQ-9 प्रेडिएटर के बारे में, लेकिन उससे पहले ये सारे काम कर देना। अब हम बात कर लेते हैं MQ-9 प्रेडिएटर के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके ओरिजिन के बारे में, तो जनरल एटॉमिक्स ने इसे बनाया हुआ है। सबसे पहला जो ड्रोन था प्रेडिएटर B001 था, जो कि एक कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट बनाया गया था 2 फरवरी 2001 को अब्राहम करीम के द्वारा, जो इन्हें कहा जाता है ये प्रेडिएटर के डिज़ाइनर हैं। अब बात कर लेते हैं B001, जो पहला इसका एयरक्राफ्ट था वो टर्बोपॉप इंजन से पावर किया गया था, जो 950 शाफ्ट हॉर्स पावर जनरेट कर सकता था, मतलब 710 किलोवाट की पावर। अब हम बात कर लेते हैं इसका एयर फ्रेम जो था, वो एक प्रेडेटर ड्रोन, जो आज के प्रेडेटर ड्रोन है, बिल्कुल उसी तरीके का दिखता था, जिसमें फ्यूसलाज जो था उसका काफ़ी बड़ा था। विंग्स जो वो 48 फीट्स के थे, मतलब 15 मीटर के करीब करीब, और 66 फीट ऊंचा था ये, मतलब काफ़ी ऊंचा था। और 410 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसकी जो स्पीड थी वो थी। 340 किलोग्राम का ये ड्रोन था और 50,000 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ सकता था 30 घंटे तक। अब हम बात करते हैं कंपनी ने कैसे इसे रिफ़ाइन किया। प्रेडेटर B002 जब रिफ़ाइन हो रहा था, मतलब B001 के बाद जब B002 आया, तो विलियम्स J4428 टर्बो फैन इंजन इसमें लगाया गया, जो 10.2 किलोवाट्स का इंजन जो पावर है वो जनरेट कर सकता था थ्रस्ट के साथ। इसकी पेलोड कैपेसिटी 215 किलोग्राम की थी, जो 60,000 फीट के तक जा सकता था, मतलब 10,000 फीट और बढ़ गए थे, जिसकी एंड्योरेंस 12 घंटे की थी। यूनाइटेड एयरफोर्स ने ऐसे 2 एयरफ्रेम्स ऑर्डर किए थे, जो 2007 में डिलीवर हो गए थे। इसकी काफ़ी टेस्टिंग की गई और उसके बाद आते हैं हम प्रेडेटर 9 पे, मतलब MQ-9 पे, जो अब इंडिया खरीदने वाला है। तो अब समय में पीछे जाते हैं नवंबर 2012। रेथॉन ने इसका ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट कर लिया ADM 160 MLAD को लगाकर, और इसके बाद इसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, मतलब कैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचना है, वो सभी चीज़ लगाई गई। 12 अप्रैल 2013 को कंपनी ने MQ-9 को इक्विप्ड किया जैमिंग पॉड से, डिजिटल रिसीवर से, एक्साइलर से, और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी आ गई, मतलब मरीन ट्रॉप्स को ये देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। 2011 की बात करें तो मिसाइल डिफेंस एजेंसी, मतलब MDA, जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, उसने इसको एक बेटर ड्रोन बताया इन US एयरफोर्स और US नेवी के लिए। तो अब आते हैं जून 2015 को। यूनाइटेड एयरफोर्स में जितने भी साइंटिफिक एडवाइजरी जो लोग होते हैं, जो बैठते हैं, उन्होंने ही बताया कि इसमें रडार वार्निंग रिसीवर भी लगाना है, GPS भी लगाना है इसमें, तो वो सभी चीज़ें इसमें इंडक्ट की गई। अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। इसका जो डिज़ाइन है ये इसके प्रीवियस वेरिएंट, मतलब MQ-1 से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन अब ज़रूरत थी तो इसके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के बारे में, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के बारे में, मेंटेनेंस फेयर्स के बारे में, और कई सारे लोग जो इस ड्रोन को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें तो मिलिट्री वाले लोग लग गए इसको कंट्रोल करने में। उसके बाद इसमें सेंसर ऑपरेटर, मिशन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। अब उसके बाद एयरक्राफ्ट को पावर किया गया था 950 हॉर्स पावर, मतलब 710 किलोवाट के टर्बोप्रॉप इंजन के साथ, जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 480 किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्रूजिंग स्पीड जो थी वो है 280 से 310 किलोमीटर पर आवर। अब बात करें कि इसका जो विंग स्पैन कितना था, वो 66 फीट का विंग स्पैन है। ये कितना पेलोड ले जा सकता है, मतलब 1700 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके पेलोड में होता है हेलफायर मिसाइल्स, 500 LB का लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स के यूनिट से ले जा सकता है, 30 घंटे की एंड्योरेंस है, ISR मिशंस भी ईजिली कर सकता है। अब बात करते हैं, अगर इसमें पेलोड के साथ अगर आप ले जा रहे हो इसे, तो इसकी जो एंड्योरेंस है वो 23 घंटे की हो जाती है, पर अगर आप सिर्फ इसे रिकॉनेसेंस के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसकी जो एंड्योरेंस है वो 30 घंटे के आसपास होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज जो है वो 1850 किलोमीटर तक इसकी रेंज मानी जाती है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 50,000 फीट तक है, मतलब 15,000 मीटर। अब बात कर लेते हैं, इतने हाइट तक अगर कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो वो बहुत ही जल्द रडार के पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि ये हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, और यहाँ पे बहुत चुनिंदा एयरक्राफ्ट से इस हाइट तक पहुँच सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके एवियोनिक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो आता है वो है N-1 MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम। तो इसका काम क्या होता है, इसमें टेलीविज़न कैमरास लगे रहते हैं, इसमें सेंसर लगे रहते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को पहचान सकते हैं, लेज़र रेंज फाइंडर लगा रह सकता है, लेज़र डेसिग्नेटेड टारगेटिंग सिस्टम लगा रहता है इसमें। और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा इस चीज़ में दिखता है कि इसका जो टारगेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी टारगेट कर सकता है। लेज़र डेसिग्नेशन इसकी बढ़ जाती है, लेज़र इल्यूमिनेशन बढ़ जाती है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें एक सेंसर के अंदर आ जाती हैं,
तो जो एक होता है कि डेटा ट्रांसफ़र, वो चीज़ का जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है। बात कर लेते हैं सेकेंड एवियोनिक्स के बारे में, AN/APY-8 लैंक्स 2 रडार। और इसका काम यही होता है कि हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफिक क्वालिटी, मतलब बहुत ही अच्छे पिक्चर्स ये क्लिक कर सकता है, चाहे तूफान आ रहे हो या फिर बादल हो या फिर स्मोक हो या फिर फॉग हो। ये हर जगह से बहुत ही ऊंचाई से ये सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकता है और बहुत ही हाई क्वालिटी के पिक्चर्स क्लिक कर सकता है। इसका जो वेट है ये बहुत ही कम रहता है, इस वजह से ही ड्रोन पे बहुत ही ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। बात करें इस सेंसर के सबसे बेस्ट फीचर के बारे में, तो वो होता है ग्राउंड में जितने भी मूविंग टारगेट्स होते हैं, अगर आप कार्स ले लो या फिर आप किसी ह्यूमन को ले लो, तो ये उसे ऊपर से ही डिटेक्ट कर सकता है और ईजिली उसको टारगेट भी कर सकता है। और इसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार भी लगा होता है। मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च भी लगा होता है। अगर आप सी में हो और आपके बहुत सारे वहाँ पे शिप्स हैं या फिर कुछ भी छोटे मोटे पेट्रोलिंग शिप्स भी हैं, तो उसको भी ये बहुत दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। और इसका एक और रडार, रेडॉन सी व्यू मरीन सर्च रडार, बेसिकली इसके पहले वाला भी जो रडार था लैक्स 2 रडार, वो भी बहुत ही अच्छा सर्विलांस रडार है। लेकिन रेडॉन सी व्यू मरीन सर्च रडार लगने के बाद आप समझ सकते हो ये सी में बहुत ही दूर तक के एरिया में सर्विलांस दे सकता है। और जो नेवी, हमारी इंडियन नेवी जो ड्रोन खरीद रही है, मतलब सर्विलांस वाली ड्रोन, उसमें ये रडार लगा हुआ है। और आने वाले जितने भी टारगेट्स होंगे, अगर इसे अंडमान से ऑपरेट करने की बात की जा रही है, तो जितने भी टारगेट्स आ रहे हैं अंडमान के आसपास, मतलब मलाक्का स्ट्रेट से भी निकलने वाला, उसको भी डिटेक्ट करने में सक्षम है ये। अब बात कर लेते हैं इसके आर्मामेंट के बारे में। तो इसमें 7 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स है। और इसके बाद ये GBU-12 PV लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है। इसके बाद GBU-38 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन भी कैरी कर सकता है, लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। A2M-92 स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी कर सकता है। 2014 में इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई है। तो बात कर लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें सिर्फ 2 ग्राउंड स्टेशन लगते हैं। ये MQ-1 के भी ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी जो लेंथ है 36 फीट की है, विंग स्पैन 65 फीट का है, हाइट जो है वो 12 फीट की है, एम्प्टी वेट 4901 LBS का मतलब 2223 किलोग्राम का है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 4760 किलोग्राम का, फ्यूल कैपेसिटी 1800 किलोग्राम की, ये जो पेलोड है वो 17000 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इसका जो इंटरनल है वो 360 और एक्सटर्नल में 14000 किलोग्राम का। इसका जो इंजन है वो हनीवेल का TPE-331 टर्बोपॉप इंजन लगा रहता है, मतलब 371 किलोवाट का हॉर्स पावर दे सकता है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड है 482 किलोमीटर पर आवर, क्रूजिंग स्पीड है 313 किलोमीटर पर आवर, रेंज जो है 1900 किलोमीटर पर आवर, इंड्योरेंस 14 घंटे की इंड्योरेंस है, फुल लोडेड की बात कर रहे हैं। सर्विस सीलिंग जो है इसकी 50,000 फीट की है और ऑपरेशनल जो एल्टीट्यूड है वो 25,000 फीट का है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्री इस ड्रोन को यूज़ कर सकती है। मतलब जो प्राइमरी यूज़र्स हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स है, US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन है, रॉयल एयरफोर्स मतलब ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है, इटालियन एयरफोर्स। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कितने ड्रोन्स यूज़ करता है। 195 के आसपास ड्रोन्स यूज़ करता है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स का प्लान ये है कि 2030 तक आते आते इसको रिटायर भी कर देना है। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स एवेंजर ड्रोन को अपने एयरफोर्स में इंडक्ट करेगा। अगर आपको उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। अब बात कर लेते हैं इसका जो लास्ट अपग्रेड किया गया था, तो इन अप्रैल 2017 में किया गया था MQ-9 ब्लॉक 5। इसके कई सारे ब्लॉक्स में ही अपग्रेड किए जाते हैं। तो रेथॉन ALR69 ARWR जो था वो पेलोड पॉड इसमें ऐड कर दिया गया था, और जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था एयरक्राफ्ट की एबिलिटी, मतलब कितने रडार्स और कितने एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये चकमा दे के उड़ सकता है। तो इसने कई बार बड़े बड़े रडार्स को भी चकमा दिया है, और अगर हम इंडिया इसे खरीद रहा है तो आसपास चाइना और पाकिस्तान के तो रडार उसके सामने बच्चे हैं। इवन S-400 भी हो और अगर ये 50,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा हो तो भी ये बहुत बड़ी बात होती है। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट 2 ऑपरेशन के बारे में जो काफ़ी बड़े ऑपरेशन थे। तो 3 जनवरी 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स के MQ-9 मिसाइल स्ट्राइक ग्रुप ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्वासीम सुलेमानी को, जो कि कमांडर था ईरान कुर्दिश फोर्स का, उसे वहीं पे मार गिराया था। तो आप इससे समझ सकते हो इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है और ये उतनी ऊंचाई से कितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकता है। दूसरा जो इसके साथ हुआ था 18 अगस्त 2020 को,
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये कहना था कि 2 MQ-9 रीपर एक दूसरे से टकरा गए थे, पर लोकल मीडिया का यही कहना था इसमें कि सीरियन के अपोजिशन जो रेबल फाइटर्स थे उसने इस ड्रोन को शॉट डाउन कर दिया गया था टर्किश फोर्सेस के साथ मिलके। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो को इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।